नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों इसी अच्छी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड अंशदान 12% से बढ़ाने पर विचार चल रहा। जी हाँ दोस्तों, अब केंद्र सरकार दोस्तों इस पर काम कर रही है कि कर्मचारी अपना जो पीएफ का पैसा है उनको जब भी इमरजेंसी में जरूरत होती है तो उनको किसी सीएससी सेंटर में जाने की या फिर कहीं पर फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए दोस्तों एक एटीएम कार्ड जारी करने पर काम चल रहा है। जी हाँ, जून 2025 से बड़े बदलाव की तैयारी में है केंद्र सरकार। तो ईपीएफओ 3.0 लेकर आ रही है सरकार। दोस्तों 3.0 क्या है आप लोग इसे समझिए। जो 1.0 था ईपीएफओ, उसमें दोस्तों क्या था, सारा का सारा काम मैनुअल होता था, यानी कि सारा रजिस्टरों में होता था। अगर किसी को पीएफ वगैरह अपना निकलवाना था तो दफ्तर में जाना पड़ता था। इसके बाद ईपीएफओ 2.0 आया साथियों, जिसमें सारा का सारा काम डिजिटल रूप से होने लगा और एक यूएएन नंबर दे दिया जाता था कर्मचारी को। आज के टाइम में अगर पीएफ निकलवाना है तो किसी सीएससी सेंटर से जाकर अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब साथियों 3.0 जो ईपीएफओ लेकर आ रही है सरकार, इसमें ये सुविधाएं बढ़ाने जा रही है कि एक एटीएम दे दिया जाए कर्मचारी को और अपनी जरूरत के हिसाब से वो पैसा निकलवा पाए। उसको किसी सीएससी सेंटर पर भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी सीएससी सेंटर पर जाकर फॉर्म अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसमें जो और बदलाव होने हैं यहाँ पर बताया गया है किस तरह से जो कर्मचारी है अगर उसको लगता है कि वो ज्यादा अंशदान कर सकता है तो वो अपनी जो सीमा है उसको बढ़ा सकता है जमा करवाने की, यानी कि जो 12% है उस 12% से बढ़ाकर अपना जो है अंशदान ज्यादा भी कर सकता है अगर कर्मचारी चाहे तो। इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो नियोक्ता है, यानी कि जहाँ पर वो काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में कर रहा है या फिर डिपार्टमेंट में कर रहा है, तो दोस्तों उसका अंशदान उतना ही रहेगा, यानी कि इसमें नियोक्ता की तरफ से नहीं बढ़ेगा। सिर्फ कर्मचारी अगर बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकता है। तो ये 3.0 ईपीएफओ को जो लेकर आने जा रही है सरकार, केंद्र सरकार, दोस्तों ये एक अच्छा कदम कह सकते हैं। कर्मचारियों को राहत भरी खबर ये कह सकते हैं कि सुविधा हो जाएगी। इसके बाद आगे देख लीजिए साथियों, यहाँ पर रेवाड़ी भास्कर से अपडेट है। चौकीदारों ने वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग की है। दोस्तों ये चौकीदार है जो एजुसेट चौकीदार स्कूलों में है। जी हाँ, वेतन बढ़ने और नियमित करने की मांग को लेकर एजुसेट चौकीदार यूनियन हरियाणा संबंधित संयुक्त कर्मचारी मंच के सदस्यों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम दोस्तों ज्ञापन सौंपा है, जिसमें स्कूल चौकीदारों ने बताया कि उनको समय पर मानदेय नहीं दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने 2022 में एजुसेट चौकीदारों के मानदेय को बढ़ाकर 14,000 करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं बढ़ा है। आप लोगों को पता होगा इनको एमटीएस बनाने के लिए बोला गया था, इनको कौशल रोजगार निगम में ले लेंगे और एमटीएस बना देंगे, सैलरी भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि अब तक इनकी जो वेतन नहीं बढ़ा है, जो 14,000 रुपये इनको मिलने थे, इसे इनको महंगाई के हिसाब से दोस्तों इनको जो वेतन है नहीं मिल पा रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि इनको नियमित कर दिया जाए और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन भी जारी करे सरकार। और ड्यूटी का टाइम है वो भी फिक्स करे, 8 घंटे इनकी ड्यूटी की जाए और साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाए। रिटायरमेंट पर सम्मानजनक दोस्तों इनको एक राशि 10 लाख रुपए दी जाए और रिटायरमेंट पर 65 साल की आयु इनकी निर्धारित की जाए। वेतन महीने की 1 या 2 तारीख तक जारी किया जाए। वर्दी, लाठी, बैटरी अलाउंस मिलने वाली राशि 3500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए की ये मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों एजुसेट चौकीदार पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा है इन्होंने। यमुनानगर से देख लेते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने मुख्यमंत्री के नाम दिया अपनी मांगों का ज्ञापन। तो साथियों आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर भी यमुनानगर में प्रदर्शन करती हुई नजर आई, अपनी मांगों को जोर शोर से उठाते हुए प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री साहब के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को। इन्होंने बताया भी किस तरह से जो कर्मचारी हैं और जो हेल्पर हैं वो भारी समस्याओं का सामना वो कर रही हैं। इनकी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार पत्र लिखकर गुहार लगाई जा चुकी है, समाधान करवाइए, लेकिन इनका समाधान नहीं हो रहा है। तो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर में दोस्तों रोष और गुस्सा पनप रहा है। तो ये चाहती हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान समय पर कर दिया जाए। हिसार से देख लीजिए। पक्की भर्ती तक चिकित्सकों की नियुक्ति कौशल रोजगार निगम से की जाएगी नायब सैनी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री साहब ने यह घोषणा की है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से और बेहतर सुविधाओं के लिए दोस्तों यहाँ पर जब तक कि पक्के डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो जाती है, चिकित्सकों की भर्ती नहीं हो जाती, तब तक दोस्तों कौशल रोजगार निगम के माध्यम से चिकित्सकों की भर्ती करके काम चलाया जाएगा। और पक्की भर्ती तो आप लोगों को पता है बाद में हो जाएगी। तो फिलहाल कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती करने पर विचार चल रहा है। कैथल से देख लेते हैं। साथियों यहाँ पर लाइनमैन फील्ड की बजाय दफ्तरों में काम कर रहे, ये अधिकारियों को पैसा कमा कर देते हैं यूनियन। जी हाँ दोस्तों, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की दोस्तों तीसरे दिन भी गेट मीटिंग हुई है। एक्शन साहब के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं,
अपनी मांगों को लेकर। प्रदर्शन में दोस्तों इनका जो है आरोप यही है कि जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनको दफ्तरों में बिठा रखा है और फील्ड में इन लाइनमैनों की ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड में कर्मचारियों की पहले से ही कमी है, आप लोग देख पाएंगे। साथियों इन्होंने यहाँ पर बताया है कि दफ्तर में कार्यरत लाइनमैन फील्ड में भेजे जाएं। तो सबसे प्रमुख मांग है कि दफ्तरों में बैठे तकनीकी कर्मचारियों को फील्ड में भेजा जाए ताकि कर्मचारी आराम से अपना काम निपटा सके, क्योंकि काम का बर्डन बहुत ही ज्यादा है। और अंत में कैथल से देख लेते हैं। साथियों धरना दे रहे शिक्षकों को नौकरी से निकाला और यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया वर्जित। साथियों संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान विषयों को शास्त्रीय पाठ्यक्रम में पुनः शामिल करवाने की मांग को लेकर छात्रों और शिक्षकों का संयुक्त धरना 40वें दिन भी जारी रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक समस्याओं का समाधान हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया, सकारात्मक रवैया दोस्तों अभी तक नहीं है। जबकि दूसरी तरफ 4 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है और यूनिवर्सिटी में उनके प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से ही आप लोग समझ सकते हैं ये टेम्परेरी अध्यापक थे। अब दोस्तों ये क्या है कि इनका जो शास्त्रीय पाठ्यक्रम से बाहर निकालने के बाद इनके जो विषय है उनको इनकी जो सैलरी है जो पार्ट टाइम के तौर पर इनको थोड़ी बहुत मिलती थी वो और भी कम हो गई है। तो ये चाहते हैं कि इनके दोस्तों जो है विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए और इसे जो इनका जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाएगा, तो ये अपनी सैलरी में सुधार हो जाए इसी के लिए थोड़ा सा संघर्ष करे थे। लेकिन प्रशासन इनकी बात, यूनिवर्सिटी प्रशासन इनकी बात नहीं मानी, नहीं सुनी। जबकि दूसरी तरफ इनको जो है नौकरी से ही निकाल दिया और यूनिवर्सिटी में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।